आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत का सीमा विस्तार। ये हमारा आज का टॉपिक है, भारत का सीमा विस्तार। ठीक है। इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका भारत कुछ इस तरीके का है। इस तरह की आकृति है भारत की। यहाँ पर द्वीप हैं और यहाँ पर द्वीप हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अंग्रेजी में बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, तो उसीलिए हमने इंग्लिश में लिख दिया है बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है। ये भारत ऐसा है नहीं, अभी भारत का नक्शा बना के हम आपको पूरा समझाएंगे, तो घबराइएगा नहीं। अभी केवल हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ये जो दो आप गोले गोले से दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं द्वीप। ये जो चार आप देख रहे हैं, इसको भी कहते हैं द्वीप। ये वाला जो हिस्सा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। तो अगर आप ये भारत मान लें, तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये किस दिशा में है, ये पश्चिम की दिशा में है। तो पश्चिम की दिशा में कहा जाता है अरेबियन सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है, अरेबियन सागर। ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, वेस्ट। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट। ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ। और ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, साउथ। तो भारत के पश्चिमी हिस्से में क्या है, अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब अरेबियन सागर। हिंदी में इसको अरेबियन सागर कह सकते हो। अरेबियन सागर में एक द्वीप समूह पाया जाता है, द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब होता है बहुत सारे द्वीपों को मिला के जो बनाया जाता है। जैसे एक द्वीप है छोटा सा, उसमें दो चार और जोड़ दें, हजार दो हजार और जोड़ दें, तो एक बड़ा सा समूह बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। उसको बोलते हैं द्वीप समूह। तो यहाँ पर जो द्वीप समूह है, उसको नाम दिया जाता है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर अरेबियन सागर में जो द्वीप है उनको लक्षद्वीप कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर भारत के पूर्वी हिस्से में जाएं, तो भारत के पूर्वी हिस्से में इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। इसको नाम देते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सा द्वीप समूह है, जिसमें करीब 2-250 से लेकर के 500 से 600 तक द्वीप पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है अंडमान और निकोबार। इसके बाद अगर भारत के दक्षिण में आए, तो यहाँ पर पाया जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक बहुत बड़ी जल राशि है। महासागर और सागर दोनों में अंतर होता है। देखिए, सागर का मतलब होता है पानी की जल राशि है, और महासागर का मतलब ऐसी जल राशि जो सागर से थोड़ा बड़ी हो, उसको महासागर बोलते हैं। अभी आगे चल के जब आएगा ना, तो हम हर चीज का डिफरेंस आपको बता देंगे कि सागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, खाड़ी क्या होती है। ये सब आपको हम बताएंगे धीरे धीरे करके, तो हर एक चीज आपको क्लियर होगी। अब ये तो भारत तीन ओर पानी से घिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तीन ओर का मतलब भारत का पश्चिमी हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा और भारत का पूर्वी हिस्सा। यहाँ पर तो पूरा का पूरा जल है। बंगाल की खाड़ी में भी पानी भरा हुआ है, हिंद महासागर में भी पानी भरा हुआ है, और अरेबियन सागर में भी पानी भरा हुआ है। लेकिन एक हिस्सा भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर कोई जल नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो है स्थल। इस वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, स्थल। ये तीन ओर क्या पाया जाता है, जल। तो भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है। और तीन ओर जल से घिरा है, तो एक ओर वो किससे घिरा है, जमीन से। जमीन से कह लीजिए या स्थल से कह लीजिए। अब भारत में अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ का मतलब ये है पूरब और ये है उत्तर।
यानी ये दिशा जो हो गई वो हो गई नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो यहाँ पर एक बड़ा सा देश है, उसको बोलते हैं चीन। यहाँ पर एक देश है चीन, यहाँ पर एक देश है नेपाल, यहाँ पर कहीं भूटान भी है, इधर आपका म्यांमार है, भूटान नेपाल हो गया, चीन हो गया। इस तरफ अगर आओगे तब तो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। तो ये भारत की सीमाओं के बारे में मोटी मोटी जानकारी है एक। इतनी चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। भारत का जो सीमा विस्तार है, इस टॉपिक में हमको इतनी सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है आप मोटा मोटा जान लीजिए। भारत का उत्तरी हिस्सा, जहाँ पर पूरी जमीन पाई जाती है, और इस हिस्से में जो देश हैं वो भारत के संग सीमा को साझा करते हैं। तो कितनी कितनी सीमाएं साझा करते हैं, उन सीमाओं की लंबाई क्या है, उन सीमाओं को कब नापा गया था, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, क्या भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ कोई सीमा विस्तार से संबंधित किसी भी तरह का विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, अगर है तो क्या विवाद है, वो हल क्यों नहीं हुआ अभी तक, और जो हल हो चुके हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर जाननी है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अरेबियन सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, उन द्वीपों के बारे में आपको जानना है। द्वीपों की थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कोई द्वीप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों है, और अगर कोई द्वीप हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर हिंद महासागर में पानी है, हिंद महासागर का पानी है। यहाँ पर आप देखोगे अंडमान निकोबार से अगर आगे चलेंगे तो एक श्रीलंका देश है। श्रीलंका से भारत के कैसे संबंध हैं भाई? मित्रतापूर्ण संबंध है या शत्रुतापूर्ण संबंध है, ये भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। श्रीलंका से होकर के भारत में एक द्वीप जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं राम सेतु। राम सेतु के बारे में आपको पढ़ना है। राम सेतु से लेकर के बहुत तरह के न्यूज इस समय रिसेंट में आ भी रही हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है राम सेतु को लेकर के, ये माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं राम सेतु नहीं है, कुछ लोग कहते हैं राम सेतु है। तो ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। बंगाल की खाड़ी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको पता है कि भारत का मानसून जब आता है तो भारत में दो दिशाओं से प्रवेश करता है। पहली दिशा ये है अरेबियन सागर से होकर के, और दूसरी दिशा है बंगाल की खाड़ी से होकर के। तो यहाँ पर सबसे मोटा मोटा सवाल यही है कि दो दिशाओं से होके क्यों जाता है। या भारत का सबसे पहला मानसून, अक्सर स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा कहाँ पर होती है, किस तरफ से होती है, या किसकी वजह से होती है ना। भारत को मानसूनी प्रदेश या भारत को मानसूनी देश क्यों कहा जाता है? भारत एक, आप लोगों ने बचपन में क्लास 6, 7, 8 में जब आपको भारत के बारे में निबंध लिखने को कहा जाता होगा कि जाओ निबंध लिख के लाओ भारत के ऊपर, तो सबसे पहली लाइन आप लोग ये लिखते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग भी लिखे हैं बचपन में। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी के आगे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, एक लाइन है भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब भारत में कृषि सबसे ज्यादा मात्रा में होती है पूरी दुनिया की तुलना अगर करें आप, या आपने केवल एशिया महाद्वीप की बात कर लें, कॉन्टिनेंट की, तो उसमें भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो कृषि प्रधान भारत देश माना जाता है, इस क्वेश्चन मार्क लगा लें तो यही आपका यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों माना जाता है, क्यों है ऐसा। तो ये भी आपको पढ़ना है। बंगाल की खाड़ी में मानसून आता है, उस मानसून का प्रभाव क्या है वो पढ़ना है। अब क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा किन किन वजहों से होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, और किस मानसून की शाखा की वजह से होती है। क्योंकि मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अरेबियन सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो दो तरह की शाखाएं हैं, ये भी आपको पढ़ना है। नेपाल, भूटान, ये जो भारत के जो पड़ोसी देश है इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो मोटा मोटा हमने आपको बता दिया कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और हर चीज आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट हो। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपके एग्जाम के लिए है या नहीं है, और दूसरी चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी जानकारी में है या नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर से हर टॉपिक को आपको जोड़ना आना चाहिए।
कोई भी टॉपिक है वो, उस टॉपिक पर आपको प्री के क्वेश्चन निकालने आने चाहिए और साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी निकालने आने चाहिए। अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है उसमें अगर आप प्री के क्वेश्चंस को देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितना टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा तो। आज जो आपको हम बताने वाले हैं ये थोड़ा डेटाबेस है, इसमें थोड़ा डेटा शामिल है, मतलब कुछ फैक्चुअल चीजें भी हैं, तथ्यात्मक चीजें शामिल है इसमें। तो आपका जहां पर आपको लगे कि डेटा हमारे काम का है, नोट कर लीजिएगा, और जहां पर ना लगे वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इतनी चीजें आपको पढ़नी है मोटा मोटा, तो जो चीजें आपको पढ़नी थी वो हमने आपको बता दी हैं। तो भारत का सीमा विस्तार, देखिए भारत का जो सीमा विस्तार है वो दो रूपों में पढ़ा जाता है, या ऐसा कह लीजिए कि भारत की जो सीमाएं हैं वो दो प्रकार से बांटी जा सकती हैं, दो टाइप से डिवाइड की जा सकती हैं। किन 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 प्रकारों में बांट सकते हैं? भारत की सीमाएं दो प्रकार की हैं, या ऐसा कह लीजिए कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ दो प्रकार से सीमाओं को साझा करता है, दो प्रकार से बाउंड्रीज को वो शेयर करता है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? एक वो जिन देशों के साथ भारत जमीन से जुड़ा हुआ है, एक सीमा वो है जिन देशों के साथ भारत किससे जुड़ा है? जमीन से जुड़ा है। और एक वो जिनमें भारत के साथ, भारत जो है पड़ोसी देशों के साथ जल के द्वारा जुड़ा है। तो जिन देशों के साथ भारत जल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं भारत की पड़ोसी देशों के साथ जलीय सीमा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें आपने देखा होगा कि भारत के दक्षिण में अगर आप जाएं हिंद महासागर में, तो वहां पर एक देश है उसको बोलते हैं मालदीव। जैसे ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ, और यहाँ पर पूरा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। आईओ का मतलब क्या है? हिंद महासागर, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। ये भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में पूरा पूरा हिंद महासागर है। इसी में, हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है, इस देश को बोलते हैं मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो एक द्वीपीय देश है। मालदीव क्या कहलाएगा? एक द्वीपीय देश कहलाएगा, यानी एक ऐसा देश जिसकी जो सीमा है वो चारों ओर पानी से घिरी हो, जल से घिरी हो। या ऐसा कह लीजिए कि अगर कोई देश जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, उसको बोलते हैं द्वीपीय देश, आइलैंड कंट्री। अब क्योंकि मालदीव के चारों ओर पानी है, इसलिए मालदीव को बोलते हैं आइलैंड कंट्री या द्वीपीय देश। ये जो आइलैंड कंट्री है ये क्योंकि भारत के पड़ोस में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भारत के साथ सीमा साझा करती है। किस प्रकार की सीमा साझा करती है? जलीय सीमा को साझा करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर भारत के दक्षिण में ही देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और देश है, ये, इसको बोलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका वही जहां पर एक जमाने में आतंकवाद की काफी सारी समस्या थी, जिसकी वजह से भारत ने अपना एक प्रधानमंत्री खो दिया था, ये वही श्रीलंका है। अभी थोड़े दिन पहले रिसेंट न्यूज में क्या था कि श्रीलंका में एक सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। ये गृह युद्ध इसलिए चल रहा था कि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो ये गृह युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए जब भी आप भारत के आसपास के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूज में क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो भारत जो है वो दो देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। ये भी एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका के चारों ओर पानी है। ठीक है, तो श्रीलंका के चारों ओर पानी होने की वजह से हम श्रीलंका को नाम देते हैं कि ये कैसा देश है? द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। तो हमारे पड़ोस में दो आइलैंड कंट्रियां हैं दक्षिण में, कौन कौन सी? एक मालदीव और दूसरी कौन सी? श्रीलंका। तो इनके साथ जो भारत की सीमा साझा होती है वो क्या कहलाती है? भारत की जलीय सीमा।
ठीक है। अब ये कितनी लंबी है, कहां से कहां तक फैली है, विस्तार कहां से कहां तक है, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक और सीमा है जिसको बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा, या इसको जमीनी सीमा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? जमीनी सीमा भी कहा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा पाई कहां जाती है? तो ये उत्तर में है। भारत की स्थलीय सीमा कहाँ है? उत्तर में है। जबकि भारत की जलीय सीमा कहाँ पर है? ये कहाँ पर होगी? भारत की जलीय सीमा आप जरा दिमाग लगा के सोचे, होगी कहाँ पर? उसी जगह पर तो होगी जहां पर पानी होगा। क्योंकि जलीय सीमा, सीमा का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे हम लोग कभी नया प्लॉट लेते हैं तो उसके चारों ओर एक चार दीवारी खड़ी कर देते हैं अपना कब्जा दिखाने के लिए कि ये हमारा प्लॉट है ना। और जहां पर हम दीवार खड़ी करते हैं उसके अंदर का पूरा क्षेत्र हमारे अधिकार में होता है। ठीक, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी सीमा क्षेत्र है, इसके आगे हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। वैसे ही सीमा का मतलब होता है जहां तक हमारा अधिकार है। और इसके आगे वर्ड क्या लगा है? जलीय। यानी भारत का अपने जल में जहां तक अधिकार है, भारत का अपने जल में जहां तक अधिकार है, जितनी दूरी तक अधिकार है, वो भारत की जलीय सीमा कहलाती है। किसी एक के या किसी एक देश के अधिकार में कोई दूसरा देश तभी आ सकता है जब आप उस देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लें। जैसे अंग्रेजों ने हम पर शासन किया काफी समय तक, तो वो हम लोगों को जबरदस्ती कब्जा किए थे। हम लोग चाहते थोड़ी ना थे कि अंग्रेज हम पर शासन करें, लेकिन उन्होंने अपने ताकत के बल पर हम पे शासन किया 200-250 साल तक। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय हमारे अधिकार में कुछ नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एक उसके अंदर एक लोकतंत्र है, उसका अपना खुद का एक संविधान है, एक शासन व्यवस्था है ना। एक पूरी तरीके से सिस्टम बना हुआ है शासन करने का, लोगों का यहाँ पर शासन होता है। एक गणतांत्रिक देश है भारत। तो इसकी अपनी खुद की सीमाएं हैं, जिन सीमाओं की रक्षा वो अपने सैन्य बलों की सहायता से करता है। ये जो सीमा है, जब वो किसी दूसरे देश के साथ जल के थ्रू जुड़ती है, पानी के वजह से जुड़ती है, तो इसको बोला जाता है जलीय सीमा। एक और एग्जाम्पल देके आपको हम बताते हैं। मान लीजिए ये एक देश है ए और ये दूसरा देश है बी। मान लीजिए ये एक देश है ए और ये एक देश है बी। इन दोनों देशों के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये है इन दोनों देशों के बीच की दूरी। ये क्या है? ये जो गैप है, ये इन दोनों देशों के बीच की दूरी को दिखा रहा है। अब अगर ये इसकी सीमा है, देखिए ये जो लाइन खींची हुई है, ये ए वाले देश की सीमा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन के बाद या इस रेखा के आगे ए देश खत्म हो जाता है। ठीक है। इस रेखा के आगे ए देश खत्म हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लाइन है वो ए देश की क्या है? सीमा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ए का अधिकार कहां तक है, ए जो है एक देश है, उसका अधिकार कहां तक है, तो आप कहोगे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन तक ए का अधिकार है। इसके आगे ए का अधिकार नहीं है, बाकी चाहे जिसका हो। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो आप देश देख रहे हैं, ये बी की सीमा रेखा है। तो बी का अधिकार कहां तक है? तो आप कहोगे बी का अधिकार इस लाइन तक है। इस लाइन के बाहर बी का अधिकार खत्म हो जाता है और इस लाइन के बाहर ए का अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो जहां पर किसी भी देश का या किसी भी महाद्वीप का या किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसको कहा जाता है नो मैंस लैंड। ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था, गलवान घाटी। आपने एक शब्द सुना होगा, अगर करंट अफेयर्स पर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते होंगे तो, गलवान वैली।
इस घाटी में एक शब्द आया था नो मैंस लैंड, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, नो मैंस लैंड। वो नो मैंस लैंड इसी वजह से चर्चा में आया था। जगह देख रहे हैं, इस जगह पर किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा पानी भर दिया जाए, या ऐसा कह लीजिए कि यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर पूरा क्या है, जल है। तो ये जो जल है ना, ये जो पानी है ना, ये इसकी बी की सीमा के साथ भी टच कर रहा है, और यही पानी ए की सीमा के साथ भी टच कर रहा है। आप देख लीजिए भाई, पानी का बहाव तो ए की तरफ भी होगा और पानी का बहाव बी की तरफ भी होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं मोटा मोटा कि जो ये जल है भरा सा, बड़ा सा, ये जल बी की तरफ भी बहाव है इसका, और ए की तरफ भी इसका बहाव है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो बड़ा सा जल की राशि है ना, बड़ा सा जो जल की राशि है, ये क्या कर रही है, ये बी को ए से अलग कर रही है। अगर ये पानी ना होता तो ए और बी आपस में जुड़े होते, ऐसा मान के चलिए। तो इस जल ने क्या किया है, बी को ए से अलग किया है। तो अगर ये बी को ए से अलग किया है इस जल ने, तो हम इस जल को क्या बोलेंगे, ए और बी की जलीय सीमा। ठीक है, क्योंकि इस जल ने ए को बी से अलग किया है, तो इस इस बड़े से जल राशि को हम क्या नाम देंगे, ए और बी के बीच की क्या, जलीय सीमा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब आप जलीय सीमा को समझ गए होंगे। मतलब पानी की वो राशि जो एक जमीन के टुकड़े को दूसरी जमीन के टुकड़े से अलग करे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आगे चल के हम आपको इसी तरह की एक और डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, पानी की एक बड़ी सी जल राशि है, चौड़ी, बहुत ज्यादा पानी हो उसमें, और वो जल राशि जमीन के एक टुकड़े को जमीन के दूसरे टुकड़े से अलग कर रही हो। ये ध्यान रखिएगा कि जब पानी की बड़ी सी जल राशि जमीन के एक टुकड़े को जमीन के दूसरे टुकड़े से अलग करती है, तो वो उन दोनों जमीन के टुकड़ों के बीच की जलीय सीमा कहलाती है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब आप जलीय सीमा समझ गए होंगे। चलिए, मान लीजिए एक ए देश है और एक बी देश है, और ये ए की सीमा है और ये बी की सीमा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहां पर केवल स्थल है। ए और बी ने आपस में एक समझौता किया और ये कहा कि देखो हमारी सीमा यहां तक रहेगी। ए ने कहा हमारी सीमा यहां तक रहेगी, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। बी ने कहा कि हमारी सीमा यहां तक रहेगी, इस लाइन के आगे हम नहीं बढ़ेंगे। मतलब बी जो है वो ए के अधिकार में नहीं जाएगा दखल देने, और ए बी के अधिकार में दखल देने नहीं जाएगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना व्यापार करेंगे, अपना अपना सुखी जीवन बिताएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये बीच का हिस्सा बच रहा है, जो टुकड़ा बच रहा है, यहां पर पूरी की पूरी जमीन है। अब क्योंकि यहां पर किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है, और ये स्थल खंड है, जमीन का टुकड़ा है, ठोस जमीन का टुकड़ा है, तो ऐसे स्थल खंड पे को जिसमें किसी का अधिकार ना हो नहीं होता, या किसी देश का अधिकार नहीं होता है, उसको कहा जाता है नो मैंस लैंड। क्या कहा जाता है, नो मैंस लैंड। यहां पर किसी का अधिकार नहीं होता। ये चाहे बी अपना, अगर इसको बी को अगर आवश्यकता लगे तो बी अपना यहाँ पर अधिकार जमा सकता है। अधिकार का मतलब ये नहीं कि वो आके झंडा गाड़ दे, बोला नहीं अब तो हमारा है, हमने अपना झंडा लगा दिया है। अधिकार नहीं, अपना अगर कोई काम हुआ तो कर सकता है। मान लिया यहाँ पर बी के लोग कुछ खेल रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट, बॉल यहाँ चली जाती है, तो आराम से आके ले सकते हैं बिना किसी की आज्ञा के, बिना किसी से पूछे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नो मैंस लैंड। अब बी और ए के बीच में क्या है, जमीन का टुकड़ा है, स्थल खंड है। तो अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि इस स्थल खंड ने ए को बी से अलग किया है, या ए और बी आपस में एक दूसरे से
इस स्थल खंड के माध्यम से क्या है, सेपरेटेड है, अलग है। ठीक है। तो 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 ऐसे स्थल खंड को हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है। स्थलीय सीमा का मतलब होता है जब दो देश आपस में जमीन के द्वारा सीमाओं को निर्धारित करते हैं। मतलब दोनों की सीमा के बीच में क्या आ जाए, जमीन आ जाए, तो क्या कहलाएगा, स्थलीय सीमा या जमीनी सीमा। और अगर इन दोनों सीमाओं के बीच में जल आ जाए, पानी आ जाए, तो क्या कहलाएगा, जलीय सीमा। अगर दो देशों के अधिकारों के बीच में वायु आ जाए, आसमान आ जाए, तो उसको बोलते हैं एयर बाउंड्री। ठीक है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि मान लिया कोई देश है, तो वो अपने देश से दूसरे देश के वायुयानों को रोक लगा देता है उड़ने के लिए। ठीक है। तो वो रोक इसीलिए लगा पाता है क्योंकि उस देश का अपने जो आसमान होता है, जितना आसमान है उसके अधिकार में, उस पर उसका पूरा आधिपत्य होता है। इस वजह से वो अपने ऊपर से उड़ने वाले वायुयानों को क्या कर देता है, रोक लगा सकता है। ठीक है। तो अब हमारे ख्याल से आप जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत की जलीय सीमा है कहाँ पर। तो भारत की जो जलीय सीमा है वो पड़ोसी देशों के साथ है, कहाँ पर, दक्षिणी भाग में। यानी भारत के किस हिस्से में जलीय सीमा पाई जाती है। हालांकि अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भारत तीन ओर जल से घिरा है, और भारत के दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में पानी है। ठीक है। यही पानी तीन ओर गया हुआ, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन इन दोनों हिस्सों में, यानी भारत के पूरब में और भारत के पश्चिम में, जल के साथ कोई दूसरा देश सीमा नहीं साझा करता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है वो केवल किस दिशा में है, दक्षिणी भाग में है। इसलिए इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि भारत के तो तीन ओर पानी है, तो भारत की जलीय सीमा आखिरकार दक्षिणी भाग में ही क्यों, हमने बताई है। ठीक है। वो इस वजह से बताई है क्योंकि भारत के दक्षिण में ही केवल देश पाए जाते हैं जिनसे भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। भारत के पूर्वी हिस्से में जहां पर पानी है, बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिमी हिस्से में जहां पानी है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर कोई पड़ोसी देश नहीं है। अब भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किस दिशा में है, किस तरफ है, तो ये है उत्तरी दिशा में। उत्तरी भाग, देखिए, ये ये जो भारत का आप हिस्सा देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं भारत का उत्तरी हिस्सा। ये भारत का पूरा उत्तरी हिस्सा देख रहे होंगे आप डायग्राम में। ये क्या दिखा रहा है, भारत का उत्तरी हिस्सा। इस उत्तरी हिस्से में कौन कौन से देश हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इधर चाइना है, नेपाल है, और भूटान है ना। इधर की तरफ ये पूरा ऊपर की साइड में इधर पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। क्या ये जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या ये भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, क्या ये भारत के अधिकार वाले देश हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये देश, जितने भी देश आप यहाँ पे लिखे देख रहे हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर कहीं आगे चल के तिब्बत भी है, तो ये सारे देश स्वतंत्र देश हैं। अफगानिस्तान भी स्वतंत्र है, हालांकि अफगानिस्तान पर तालिबानों का शासन है, लेकिन वो फिलहाल स्वतंत्र है। पाकिस्तान भी स्वतंत्र देश है। चाइना भी अपना डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है। नेपाल भी स्वतंत्र है और भूटान भी स्वतंत्र है।
ठीक है। हालांकि तिब्बत के बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि तिब्बत पर चाइना अपना अधिकार बराबर कहता रहता है, और हालांकि है भी। ठीक है। तिब्बत एक जमाने में भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों ने तिब्बत जो था वो भारत के हिस्से में ही रखा था। अंग्रेजों ने तिब्बत को भारतीय हिस्से में ही रखा था आजादी से पहले। ये 1924-24 की बात है। आजादी के बाद तिब्बत को भारत ने, अंग्रेजों ने तिब्बत को चाइना को सौंप दिया था। इसके बारे में हम लोग सीमा विवाद वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो ये जो देश आप देख रहे हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये सभी स्वतंत्र देश हैं। अगर स्वतंत्र देश हैं तो क्या ये सब भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल करते हैं। चाइना भारत के पड़ोस में है। चाइना की सीमा आप देखिए हिमाचल प्रदेश से सिक्किम से मिलती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। भूटान की सीमा भारत से मिलती है। पाकिस्तान की सीमा तो पूरे भारत से मिलती ही मिलती है, घुसपैठी ही है, भारत में प्रवेश करते हैं पाकिस्तान से होकर के। अफगानिस्तान की एक छोटी सी सीमा है जो भारत से मिलती है। ठीक है। एक जमाने में ये बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत छोटी हो गई है। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था आजादी से पहले, तो भारत के साथ पाकिस्तान के बजाय ये जो सीमा यहाँ पर आप देखेंगे पूरी, ये पूरी किसके साथ थी? अफगानिस्तान के साथ थी। अब ये जो पड़ोसी देश भारत के हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी भारत के किस हिस्से में हैं? तो किस हिस्से में है? ये उत्तर में है। देखिए ये पूरा भारत का उत्तरी हिस्सा है, तो ये सभी भारत के उत्तरी हिस्से में है। ये सभी देश भारत के साथ किस प्रकार की सीमा को साझा करते हैं? किस प्रकार की? तो देखिए पाकिस्तान भारत से जमीन से जुड़ा हुआ है ना। अफगानिस्तान भी भारत के साथ जमीन से जुड़ा हुआ है। चाइना भी भारत के साथ जमीन से जुड़ा हुआ है। नेपाल भी भारत से जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। भूटान भी, भूटान यहाँ पे सिक्किम है कहीं पर, अगर डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो इस भारत को, नक्शे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगा सिक्किम। सिक्किम से होके भूटान का रास्ता है। तो भूटान भी भारत के साथ जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये वो देश हैं जो भारत के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, और भारत के साथ किस तरह की सीमा को साझा करते हैं? जमीनी सीमा या स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। तो अब आप दोनों प्रकार की सीमाओं को समझ गए। ठीक है। उत्तरी भाग में कौन सी सीमा है? जमीनी सीमा है। दक्षिणी भाग में कौन सी सीमा है भारत की? स्थलीय सीमा है। ठीक है। देखिए सीमाओं के बारे में आप तभी जिक्र कर सकते हैं जब किसी एक देश के बगल में कोई दूसरा देश हो। अगर मान लीजिए भारत के दक्षिण में मालदीव्स और श्रीलंका नहीं होता, सपोज कर लीजिए भारत के दक्षिण में इतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में मालदीव्स और श्रीलंका नहीं होता, तो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले कोई भी देश नहीं होते। ठीक है। तो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश तभी होंगे जब क्या होगा? वो देश पाए जाएंगे समुद्र में। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। भारत की जो जमीनी सीमा है वो किसके साथ है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है ये। ठीक है। अब भारत की जलीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की जलीय सीमा दो पार्ट में बटी हुई है, या ऐसा कह लीजिए कि भारत की जो जलीय सीमा है उसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से भागों में बांट लेते हैं? भारत की जलीय सीमा वो है जो एक मुख्य भूमि के साथ है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा। और दूसरी है तटीय सीमा।
ठीक है। तो भारत की जो जलीय सीमा है उसको भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? एक मुख्य भूमि की जलीय सीमा और दूसरी कौन सी है? तटीय सीमा। तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब होता है कि जहां पर जमीन का टुकड़ा जल के टुकड़े से मिलता है। ठीक है। जैसे मान लिया तालाब का जो किनारा होता है उसको भी आप तटीय सीमा कह सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो तालाब है वो काफी गहरा होना चाहिए और उसमें जल की मात्रा काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसको तट कहेंगे। ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा दो प्रकार से बटी हुई है, एक मुख्य भूमि की जलीय सीमा और दूसरी तटीय सीमा। इनकी लंबाई क्या क्या है? तो अगर आप जलीय सीमा की, चलिए पहले इनको अलग अलग देख लेते हैं। मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 6100, मतलब 6100 किलोमीटर। ठीक है। ये भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग की जलीय सीमा को हम दो प्रकार से बांट के पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? एक मुख्य भूमि की जलीय सीमा जिसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और दूसरी कौन सी? भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1416.6 किलोमीटर है। ठीक है। ये जो लंबाई है ना, ये सिर्फ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला के है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की लंबाई को अगर आप आपस में ऐड कर लेंगे तो कितनी होगी लंबाई कुल? 1416.6 किलोमीटर। और अगर आप तटों को हटा दें, मतलब अगर आप भारत के द्वीपों को हटा दें तो क्या होगी? 6100 किलोमीटर होगी। इसको आप तटीय सीमा या द्वीपीय सीमा भी कह सकते हैं। तटीय सीमा कहें चाहे द्वीपीय सीमा कहें, क्योंकि इसमें भारत के द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से द्वीप शामिल हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो जरा इन दोनों को ऐड करिए, 6100 और 1416.6 किलोमीटर। तो ये कुल आता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। तो अब आप यहां से ये कह सकते हैं, मोटा मोटा अगर डिवाइड करें तो भारत की दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक जमीनी सीमा और एक जलीय सीमा। जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। ये कहाँ पाई जाती है? ये भारत के उत्तरी हिस्से में है। भारत की जलीय सीमा कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। यानी भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। इस लंबाई को आप दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक द्वीपीय और एक बिना द्वीपीय, मतलब मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों की लंबाई कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, टोटल, अगर आप टोटल ऐड कर दें ये लंबाई और ये लंबाई, मतलब भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा, अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22,000। ये आ जाएगा। ये आ गई भारत की टोटल लंबाई, 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई नहीं है। भारत की लंबाई तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़ रखी है। उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214,
पूरब से पश्चिम की तरफ 2933। तो ये वाली भारत की लंबाई अलग है और वो भारत की लंबाई अलग है। ये जो भारत की लंबाई है ये क्या अलग है उससे? इस लंबाई को हम बोलते हैं भारत की सीमा विस्तार। ये भारत की लंबाई नहीं है, ये भारत की सीमा की लंबाई है। यानी भारत की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे, और इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिए या इसको संभाल के रख लीजिए, हम इसको थोड़ी देर में हटाने वाले हैं। अब हम बारी बारी से इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें भारत की उत्तरी सीमाएं शामिल है, इसमें कुछ देश शामिल है, चाइना हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में भारत के तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, इनके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, और अलग अलग पढ़ने के बाद जब आप पूरा फाइनल पढ़ लेंगे तो आपको भारत की सीमाओं के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बारी बारी से पढ़ते हैं। हम लोग शुरू करेंगे भारत की जलीय सीमा से, इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? भारत की तटीय सीमा। देखिए, भारत की जो तटीय सीमा है उसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, या दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक वो होता है जिसमें द्वीप शामिल होते हैं, और एक वो होता है जिसमें द्वीप शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो भारत की जो तटीय सीमा है उसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक द्वीप सहित, मतलब द्वीपों के साथ, इसमें अंडमान निकोबार शामिल रहेगा, लक्षद्वीप रहेगा, और एक वो जिसमें द्वीप नहीं होंगे। तो पहले हम लोग यहां से पढ़ते हैं, द्वीप रहित, बिना द्वीपों के। अब क्योंकि भारत की जो तटीय सीमा है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण में। तो हम भारत का केवल दक्षिणी हिस्सा बना रहे हैं। ये देखिए, ये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी भाग है, ठीक है। इस दक्षिणी भाग में ये जो आप लाइन देख रहे हैं बनी हुई, इसको बोलते हैं भारत की सीमा। ये है भारत की सीमा। ये भारत की कौन सी सीमा है? तो इसको हम लोग कहते हैं भारत की मुख्य भूमि की सीमा। ये है भारत की मुख्य भूमि की सीमा, ठीक है। मुख्य भूमि का मतलब होता है मेन लैंड। यहाँ सिर्फ भारत की जमीन ही जमीन है। इसके अलावा यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि की सीमा समाप्त हो जाती है। तमिलनाडु, कन्याकुमारी अंतिम छोर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्वीप रहित, मतलब द्वीपों को छोड़ के पढ़ रहे हैं। अगर द्वीपों के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप ले लेंगे, यहाँ पर अंडमान निकोबार ले लेंगे, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्वीप रहित।
तो बिना द्वीपों के भारत की मुख्य भूमि जो है वो कहां से कहां तक है। पहले तो ये देखेंगे कि आखिरकार इसकी लंबाई कितनी है। अभी हम लोगों ने लंबाई की बात की है ना। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो 7,516 है। अगर उसमें से हम द्वीपों को निकाल दें तो कितनी हो जाएगी कुल लंबाई। ये हो जाएगी, ये भारत है, भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है। इस भाग की बिना द्वीपों के, इसमें देखिए हमने कहीं द्वीप नहीं बनाए अभी तक, तो बिना द्वीपों के कुल लंबाई कितनी है 6,100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को मिला लेंगे तो 1,400 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो 7,500 के आसपास आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। अब ये लंबाई कहां से कहां तक है ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए मैप पढ़ना और मैप को समझना बहुत जरूरी है। तो मैपिंग में देखिए यहां पे ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहां पर गुजरात है, यहां से शुरू होता है और दक्षिण में आते हुए ये गुजरात का हिस्सा है। और दक्षिण में आइए, ये पूरा लाइन यहाँ पे खत्म होगा, फिर ऊपर की ओर चलिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, और इधर तो खैर जमीन है म्यांमार की, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टेट है, उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है 6,100 किलोमीटर। ये लंबाई कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक है, ये लंबाई है गुजरात से लेकर के कहां तक, पश्चिम बंगाल तक है, ठीक है। तो कहां से कहां तक है ये, गुजरात से लेकर के और कहां तक है, इधर जाओगे तो पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल तक पानी है, आप इसलिए पश्चिम बंगाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल तक क्या है, पानी है। वेस्ट बंगाल के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो म्यांमार है, म्यांमार भारत के साथ जलीय सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो चलिए इतना समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा ये है। तो सबसे पहले हम समुद्र की बात कर लेते हैं, फिर तटीय सीमा के अंदर के राज्यों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें समुद्र की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग भारत के अंदर के राज्यों की बात करेंगे। तो देखिए ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य भूमि की सीमा। इसके बाद अंदर जो है वो जमीन है, वो भारत की मुख्य भूमि कहलाती है। अगर आप इस लाइन पे खड़े हो जाएंगे, अगर आप इस लाइन पे खड़े हो जाएंगे तो यहां पर खड़े होने के बाद अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे, इस लाइन पर खड़े होने के बाद अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आएगा, जल ही जल नजर आएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर इतना बड़ा समुद्र है तो ये किसके अधिकार में है ना। भाई किसी ना किसी के अधिकार में तो होगा ये, तो ये किसके अधिकार में है। ये जो सवाल आपके दिमाग में आया कि इतना बड़ा समुद्र है ये किसके अधिकार में है, ये सवाल हर एक व्यक्ति के दिमाग में आया जब छोटे छोटे देशों पर बड़े बड़े देश कब्जा जमा रहे थे। मतलब ये वो टाइम था जब दुनिया में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था, उद्योगों का डेवलपमेंट हो रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था, और भारत 21वीं या 20वीं या 17वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा था, बड़ी बड़ी क्रांतियां हो रही थी, उस जमाने की बात हम कर रहे हैं। तब ये सवाल सबके मन में आया कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा खाली है तो उस पर कब्जा कर लें, और अगर उस पर हम कब्जा कर लेंगे तो वो हमारे अधिकार का क्षेत्र हो जाएगा
उसको बोलते हैं औपनिवेशिक क्षेत्र। ठीक है, जैसे भारत एक जमाने में अंग्रेजों का उपनिवेश था, इसी प्रकार से अगर कहीं पर किसी को पानी दिख गया, पानी मतलब तालाब हो गया, तो जैसे आपके मकान है, मान लिया आपका घर है, आपके घर के बगल में एक तालाब खुदा हुआ है और तालाब में पानी है, तो तालाब पर तो सरकारी कंट्रोल होता है, तो सरकारी तालाब माना जाता है। फिर बाई चांस सरकार का उस पर ध्यान नहीं गया काफी सालों तक, और वो पानी जो तालाब का है वो सूख गया और वो जमीन जो है वो खाली हो गई, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्यों ना हम इस तालाब पर कब्जा कर लें। अक्सर लोग कर लेते हैं, नालियों पर कब्जा कर लेते हैं, तालाब पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान का जो दिमाग है ना, वो बड़ी शैतानी प्रवृत्ति का है। तो जब ये समुद्र को वो देखेगा इंसान, तो क्या उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमें समुद्र पर कब्जा कर लें? भाई समुद्र भी तो एक संसाधन है, समुद्र से भी तो हमको काफी सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मछलियां समुद्र से मिलती हैं, वेल मछली समुद्र से मिलती है, उसकी खाल बड़ी महंगी बिकती है। ठीक है, समुद्र में बहुत से वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो भी समुद्र के अंदर मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, समुद्र के अंदर तेल का अकूत भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है। तो तेल निकालने के लिए आप समुद्र पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो एलपीजी चलती है, तो एलपीजी भी प्राप्त करने के लिए आप समुद्र पर कब्जा कर सकते हैं, है ना? तो समुद्र पर कब्जा करने का ख्याल तो आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। अब अगर जिन देशों के आसपास समुद्र है, कब्जा तो वही कर पाएंगे ना, या कोई दूर से आएगा कब्जा करने? मान लिया भारत के आसपास समुद्र है, ठीक है, और इंग्लैंड से कोई आए या अमेरिका से कोई आए और बोले हम भारत के पड़ोस वाले जो ये वाला जल है, जो समुद्र है, इस पर कब्जा करेंगे, तो भारत आसानी से तो नहीं करने देगा। वो कहेगा भाई हमारे पड़ोस का जल है, हमारी नावें यहाँ जाती हैं, हमारे मछुआरे यहाँ जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, बहुत से लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है मछली के साथ या मछली पालन से। तो अगर अमेरिका इस पर कब्जा कर लेगा या कोई दूसरा देश इस पर कब्जा कर लेगा, तो उनकी आजीविका में खतरा उत्पन्न होगा मछुआरों की। तो भारत क्या कहेगा अमेरिका से कि हम तुमको कब्जा नहीं करने देंगे। अमेरिका ये सोच के आया कि हम कब्जा करेंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में युद्ध होगा। और जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो जीतता वही है जिसके पास ताकत ज्यादा होती है। मान लीजिए अमेरिका जीत गया, तो क्या होगा, भारत का अधिकार केवल उसकी सीमा तक रह जाएगा, जैसे सीमा को पार करेगा भारत का अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये परेशानी हर उस देश के साथ आएगी जिस देश के बगल में जल है, या ऐसा कह लीजिए कि समुद्र है या सागर है। और हर वो कमजोर देश जिसके आसपास समुद्र है, वो किसी मजबूत या बड़े देश का गुलाम हो जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक बैठक हुई, और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया। ठीक है, एक बैठक हुई और उस बैठक में एक फैसला लिया गया। बैठक हुई 1982 में। बैठक कब हुई? 1982 में। और 1982 में एक फैसला लिया गया, एक संधि की गई। उस संधि को नाम दिया गया UNCLOS। 1982 में एक संधि हुई और संधि को नाम क्या दिया गया? UNCLOS, अनक्लॉस। ठीक है, ये संधि क्या थी? ये संधि क्या थी ये समझिए। ये संधि ये कहती है कि जिन देशों के बगल में समुद्र है, या जो देश अपने चारों ओर की सीमाएं, या 3 ओर की सीमाएं, या 2 ओर की सीमाएं, या एक तरफ की सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं, उन देशों पर यह संधि लागू होती है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो संधि है ये केवल उन देशों पर लागू होती है जो देश अपनी सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं, फिर वो चाहे 4 तरफ से हो, चाहे 3 तरफ से हो, या चाहे 2 तरफ से हो, या एक तरफ से हो। ठीक है, इस संधि में क्या बात कही गई वो समझिए।
संधि को लागू करने वाला देश कौन सा था? यूएन। ये देश नहीं है, एक संस्था है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस संधि में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम भारत को लेकर के इस संधि के बारे में बता रहे हैं, और यही जो रूल्स हैं, जो रूल्स हम आपको भारत के लिए बता रहे हैं, यही सारे रूल्स सभी देशों के साथ लागू होंगे। ठीक है। तो रूल्स क्या कहता है कि जो तटीय सीमा है भारत की, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये, और ये दूरी होगी 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील में होते हैं 1.8 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा। नॉटिकल मील को कहते हैं हिंदी में एक समुद्री मील। इसमें होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है। तो रूल्स क्या कहते हैं समझिए, या ये संधि क्या कहती है समझिए। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा से 12 समुद्री मील की दूरी तक, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता है? ये कितना दूर है? तो भारत की मुख्य भूमि से ये 12 समुद्री मील की दूरी पर है। कितना दूर है? 12 समुद्री मील। एन एम का मतलब क्या है? समुद्री मील। ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है? 12 नॉटिकल मील। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या कहा जाता है इसको? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्या होती है? किसी भी देश के लिए या भारत देश के लिए भारत की तटीय सीमा से समुद्र की तरफ कितनी दूरी? 12 समुद्री मील की दूरी क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। ठीक है। इस प्रादेशिक सीमा पर अधिकार किसका होगा? तो इस प्रादेशिक सीमा पर अधिकार भारत का होगा। अगर भारत का अधिकार होगा तो भारत क्या क्या कर सकेगा? सभी संसाधन पर संपूर्ण अधिकार। ठीक है। तो तटीय सीमा से 12 समुद्री मील की दूरी पर जो बाउंड्री होगी वो क्या कहलाएगी? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा में भारत का सभी तरह के संसाधन पर पूरा अधिकार होगा। सभी तरह के संसाधन पर पूरा अधिकार का मतलब क्या है? मान लीजिए यहां पर कोई तेल का कुआं हो, कोई गैस का कुआं हो, तो अधिकार किसका होगा? अगर ये 12 समुद्री मील के अंदर आता है तो भारत का अधिकार होगा, क्योंकि ये भारत के बगल में है। ठीक है। कल को बाई चांस यहाँ पर कोई समुद्र के अंदर विशेष तरह का एक संसाधन पाया जाता है, या यहाँ पर कोई द्वीप बन के खड़ा हो जाता है, कोई नया द्वीप बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, तो उस द्वीप पर अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। ठीक है। तो 12 समुद्री मील की दूरी तक जितने भी अधिकार होंगे वो किसके होंगे? भारत के होंगे। सभी तरह के संसाधनों पर अधिकार होंगे। ठीक। कोई वनस्पति अगर यहाँ पर है तो उस पर भी अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील। मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र।
इसको क्या कहा जाता है? संलग्न क्षेत्र। तो ये क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक संलग्न क्षेत्र हो गया, यहां से लेके यहां तक प्रादेशिक सीमा हो गई। संलग्न क्षेत्र पर अधिकार किसका होगा? तो भारत का ही होगा। ठीक है। भारत के क्या क्या अधिकार होंगे? भारत को कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं? तो देखिए, संलग्न क्षेत्र में भारत को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं या राजकोषीय अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? संलग्न क्षेत्र, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? भारत के लिए। कितना है ये? तो तट से कितना दूर है? 24 समुद्री मील, नॉटिकल माइल। ठीक है। समुद्री 24 समुद्री मील में भारत को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं? वित्तीय या और राजकोषीय अधिकार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है? टैक्स वसूल सकता है या नए टैक्स आरोपित कर सकता है। ठीक है। टैक्स वसूल सकता है या नए टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क भी लगा सकता है या सीमा शुल्क वो वसूल सकता है। ठीक है। सीमा शुल्क का मतलब होता है जब आप किसी एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं तो जो आप पैसा अदा करते हैं उसको सीमा शुल्क, या जो भी आप मतलब पैसे की जगह पर जो भी आप लेते हो या जो भी दिया जाता हो उसको सीमा शुल्क बोलते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप टिकट खरीदते हैं। तो टिकट खरीदने का मतलब क्या है? कि आप जब यात्रा करेंगे तो जिस वाहन से यात्रा करेंगे उस वाहन में आप जब जाएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बदले में आपसे जो पैसा लेता है वो क्या कहलाता है? शुल्क। ठीक है। तो संलग्न क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? वित्तीय और राजकोषीय अधिकार हैं। मतलब क्या कर सकता है? वो टैक्स वसूल सकता है, टैक्स आरोपित कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है या सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तो मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल। कितना? 200। एनएम का मतलब क्या है? नॉटिकल मील। देखिए, समुद्री मील। तो 200 नॉटिकल मील को क्या कहते हैं? 200 नॉटिकल मील को क्या कहा जाता है? ये भी किसके अधिकार में है? भारत के अधिकार में है। इसको क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ई ई जेड। तो मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र पर अधिकार किसका है? तो भारत का ही अधिकार है। भारत का अगर अधिकार है तो कौन कौन से अधिकार हैं भारत के? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पर कोई तेल का कुआं है या प्राकृतिक गैस का कोई भंडार है तो भारत बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के या किसी अंतर्राष्ट्रीय
संस्था के मतलब उससे उससे बिना पूछे, ऐसा समझ लीजिए, उससे बिना पूछे या उससे बिना आज्ञा लिए वो अपने इस यहाँ तक के अधिकार के, अगर कोई तेल का कुआं है या कोई गैस का प्राकृतिक भंडार है तो उसका दोहन कर सकता है, मतलब उसको जमीन से निकाल सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। इसके अलावा और कौन सा अधिकार है यहाँ पर? रिसर्च का अधिकार है। तो किस किस का अधिकार है? यहां तक, इस वाली लाइन तक भारत क्या कर सकता है? भारत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार रखता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब एलपीजी, सीएनजी, उनको बाहर निकाल सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई नया द्वीप बन जाए, ठीक है, कल को यहाँ पर एक नया द्वीप बन जाए, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, जमीन का टुकड़ा जल से बाहर आ जाता है, तो कैसे बना, क्यों बना, पहले नहीं था तो अब कैसे आ गया, कहां से आ गया? तो इस पर रिसर्च करने का अधिकार भारत को है। अगर कोई बाहर से कोई दूसरा देश आता है और उस पर रिसर्च करना चाहता है तो सबसे पहले उसको भारत से पूछना पड़ेगा। ठीक है, भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत को खुद से रिसर्च करने के लिए किसी दूसरे देश के साथ परमिशन नहीं लेनी होगी। ठीक, तो ये है, यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहां पर भी तो समुद्र है, इसको बोलते हैं खुला समुद्र। मतलब 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी जल है, जो भी समुद्र है, उसको बोलते हैं खुला समुद्र। खुले समुद्र की खास बात क्या है कि जो खुला समुद्र है उस पर किसी एक विशेष देश का अधिकार नहीं है, उस पर सबका बराबर मात्रा में अधिकार है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि भारत की तटीय सीमा से समुद्र की ओर लंबाई और उन पर भारत का अधिकार। ठीक, अब जो इसके बाद टॉपिक है, अब जो इसके बाद टॉपिक है वो बाहर का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जमीन से बाहर का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना रह गया है जमीन से अंदर का। अंदर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितने तटीय प्रदेश हैं, तटों के नाम क्या हैं, उनकी लंबाइयाँ कितनी हैं, ये सब इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आज आपने पढ़ा इसको नोट्स के रूप में बना के रख लीजिएगा, काम आएगा एग्जाम के लिए भी और आपके ज्ञान के लिए भी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, उसके इसके बाद का टॉपिक हम लोग उस क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।